ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एंथर देखते हैं। मतलब अब हम लोग देखने की ये कोशिश करेंगे कि जो अभी आपने वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर देखी थी, तो ये वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर आपने देखी थी ना, ये फर्स्ट में आपने देखा है, थर्ड में। तो ये जो आपने वेल डेवलप्ड एंथर देखा है ना, तो ये जो वेल डेवलप्ड एंथर देखा है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अब जैसे एंथर का डेवलपमेंट मेरिस्टेमेटिक पोर्शन से होगा, ठीक है। तो उस मेरिस्टेमेटिक पोर्शन को हम लोग बोल सकते हैं एंथर प्राइमोर्डिया या एंथर इनिशियल बोल सकते हैं, ठीक है। आपको याद है ना, हमने ये बात आपको अभी भी कुछ दिनों पहले बताई थी, एनाटॉमी से रिलेट भी किया था। एनाटॉमी में हम लोगों को कई सारे वर्ड मिलते थे ना, इनिशियल वर्ड मिलता था, प्राइमोर्डिया वर्ड मिलता था। तो जो स्ट्रक्चर जिससे डेवलप होती है, ठीक है, तो जिस स्ट्रक्चर से डेवलपमेंट होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग इनिशियल कह देते हैं, प्राइमोर्डियम कह देते हैं। आपको जब हम फ्लावर का डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे तो फ्लोरल प्राइमोर्डिया हमने आपको बताया था, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने जब एनाटॉमी पढ़ी थी, तो एनाटॉमी में हम लोग जैसे एपिडर्मिस बनाने वाली लेयर को हम लोग एपिडर्मिस इनिशियल कह सकते थे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू को बनाने वाली लेयर को हम लोग ग्राउंड टिश्यू इनिशियल बोल सकते थे। लीफ को बनाने वाली लेयर को हम लोग लीफ प्राइमोर्डिया बोल सकते थे, ठीक है। उसी तरह से एक मैच्योर एंथर बनाने वाले अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास को हम लोग बोल सकते हैं एंथर प्राइमोर्डियम, ठीक है। तो अगर हम लोग एकदम स्टार्टिंग में देखेंगे, तो एकदम स्टार्टिंग में देखेंगे जब एंथर बहुत ज़्यादा इमेच्योर होगा, ठीक है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुआ है। तो जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर एंथर हुआ है, तो उस समय फिलामेंट है, एंथर है, तो एकदम जब इमेच्योर है, एकदम नया है, एंथर है, तब आपको उसके अंदर लगभग लगभग एक अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास नजर आएगा, ठीक है। तो अभी जो हमने आपको डायग्राम दिखाया ना, वो वेल डेवलप्ड था, और ये क्या है, ये पूरी तरह से इमेच्योर है, ठीक है। लेकिन इसका फ्यूचर वही वेल डेवलप्ड माइक्रोस्पोरेंजियम जो डायग्राम हमने आपको दिखाया, तो इसे हम लोग कह देंगे उसी वेल डेवलप्ड एंथर को बनाने वाली प्रायर स्टेज, इनिशियल स्टेज। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंथर इनिशियल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एंथर प्राइमोर्डियम। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंथर प्राइमोर्डियम। और इसी से प्रॉपर एंथर या प्रॉपर स्पोरेंजियम का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अब एंथर और स्पोरेंजियम हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर एक स्पोरेंजियम डेवलप हो गया, तो चारों स्पोरेंजियम जब एक साथ पैरेलल डेवलप हो जाएंगे, तो चारों स्पोरेंजियम जब एक साथ पैरेलल डेवलप हो जाएंगे, तो प्रॉपर किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, एंथर का। तो एंथर प्राइमोर्डियम क्या है, ये बात क्लियर है। तो जब एकदम यंग फेज में होता है, एकदम बहुत ज्यादा इमेच्योर होता है, तो उस केस में हम लोग देखें उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे आउटर आपको एपिडर्मिस नजर आ जाएगी, तो एपिडर्मिस तो होता है, ठीक है। फिर एपिडर्मिस के बाद आपको क्या नजर आएगा, हाइपोडर्मिस नजर आएगा। फिर हाइपोडर्मिस के बाद ये जो येलो से हमने बनाया है, ये अनडिफरेंशिएटेड मास नजर आएगा, ठीक है। फिर फिलामेंट जहां से अटैच है, तो फिलामेंट भी अपने आप में इमेच्योर होगा, तो आपको पता है फिलामेंट भी इमेच्योर होगा, और फिलामेंट में वैस्कुलर स्ट्रैंड डेवलप हो रहे होंगे, तो डेवलपिंग वैस्कुलर स्ट्रैंड, ठीक है। तो आपको पता है डेवलपिंग वैस्कुलर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किस इनिशियल से होगा, आप याद करो, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है। तो आपको याद आ रहा है ना, हैबरलैंड एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा, प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस बनता है, ठीक है। प्रोकैम्बियम से वैस्कुलर टिश्यू बनते हैं, ग्राउंड मेरिस्टम से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनता है। इसका मतलब है आपको अभी हमने उस मेच्योर डायग्राम में क्या दिखाया था, यहाँ वैस्कुलर स्ट्रैंड है। तो अगर ये इमेच्योर होगा, ठीक है, प्रिमिटिव होगा, डेवलपिंग होगा, मेरिस्टेमेटिक फेज में होगा, तो उस समय इसका जो मेरिस्टेमेटिक फॉर्म मौजूद होगा, वो क्या मौजूद होगा, प्रोकैम्बियम, ठीक है। तो ये अगर हम कॉन्सेप्ट से सोचें तो ये हमारे लिए बहुत आसान है, और प्रोकैम्बियम ही आगे चलकर किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो यही आगे चलकर वैस्कुलर स्ट्रैंड में डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये कनेक्टिव है, आपको पता है ना, दो लोग आपस में कनेक्टिव से स्टेराइल टिश्यू से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कहीं एंडोथीसियम नजर नहीं आया, मिडिल लेयर नहीं नजर आ रहा है, टैबिटम नजर नहीं आ रहा है, ना तो स्पोरोजिनस टिश्यू नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपको एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस और एक अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किन किन चीजों को बनना है, एंडोथीसियम को, मिडिल लेयर को, टैबिटम को, स्पोरोजिनस टिश्यू को, इनको बनना है। तो इनको बनाने के लिए कौन सी सेल होती है, तो इनको बनाने के लिए जो सेल होती है, उसी सेल का नाम है आर्कीस्पोरियल सेल। तो आर्कीस्पोरियल सेल से उन लेयर्स का फॉर्मेशन है। आर्कीस्पोरियल सेल कहाँ से आती हैं, तो दरअसल ये जो हाइपोडर्मिस की सेलें हैं, तो इसी हाइपोडर्मिस की कुछ सेल्स हर कॉर्नर में, आपने देखा ना एंथर में अगर हम 4 कॉर्नर माने, तो हाइपोडर्मिस की सेलें
हर कॉर्नर में, तो हर कॉर्नर में जैसे 4 to 5 है ना, तो जनरली 4 लिखा होता है। तो जैसे यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 है ना, 4 से 5 यहाँ, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5। तो उस 4 से 5 हाइपोडर्मल सेल जो होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो वो साइज में बड़ी हो जाती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा, उनका न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाएगा, और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं, ठीक है। तो आर्कीस्पोरियल सेल, अब कई सारी आर्कीस्पोरियल सेल बनती हैं, तो कई सारी आर्कीस्पोरियल सेल के ग्रुप को हम लोग क्या कह सकते हैं, आर्कीस्पोरियल इनिशियल बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि आर्कीस्पोरियल इनिशियल में कौन सी सेल्स मौजूद होंगी, आर्कीस्पोरियल सेल्स मौजूद होंगी। तो इस तरह से हर कॉर्नर में 4 to 5 हाइपोडर्मल की सेल्स एलोंगेटेड हो जाती हैं विद कॉन्स्पिकुअस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाएगी, जिसे आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। इस सेल पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही वो सेल है जिससे पूरे रेस्ट ऑफ दी लेयर्स का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। आर्कीस्पोरियल सेल से ही एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, स्पोरोजेनस सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और आर्कीस्पोरियल सेल किसके डिफरेंशिएशन से बनती है, हाइपोडर्मिस से। तो अगर हम एंथर प्राइमोर्डियम के कंपोनेंट देखें तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हाइपोडर्मिस ही आर्कीस्पोरियल इनिशियल बनाएगा। आर्कीस्पोरियल इनिशियल का मतलब जिसमें आर्कीस्पोरियल सेल्स होंगी, और आर्कीस्पोरियल सेल से ही किसका डेवलपमेंट होगा, तो प्रॉपर एंथर का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रोकैम्बियम जो है ये आपको नजर आया, वो वैस्कुलर स्टैंड बना देगा, और फिर उसके बाद आपको ये कनेक्टिव नजर आ रहा है, ठीक है। तो कनेक्टिव तो स्टेराइल टिश्यू होता है। कई बार जो होता है ये जो कनेक्टिव होता है वो टैपेटम को बनाने में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो जैसे इनर मोस्ट लेयर टैपेटम है ना, तो वो एक्सटेंड होकर कनेक्टिव के नजदीक होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो कनेक्टिव होता है वो टैपेटम को भी बनाने का फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है। हम आपको बताएंगे जो माइक्रोस्पोरेंजियम की न्यूट्रिटिव लेयर टैपेटम आपको याद आ रहा होगा, वो जो थी वो 2 टाइप की होती है, एक सी टैपेटम होता है, एक पी टैपेटम होता है। जनरली जो हम लोगों की एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा होगा, टैपेटम जब भी लिखा होता है तो वो पी टैपेटम होता है, ठीक है, पैराइटल टैपेटम। लेकिन कई बार क्या होता है कि टैपेटम का फॉर्मेशन किससे होता है, कनेक्टिव से भी हो सकता है। तो कनेक्टिव से होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी टैपेटम कहते हैं, ठीक है। ये बात हम आगे चलकर और क्लियर करेंगे, बस अभी हम आपको इनकी सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कि किससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस की कुछ सेलें आर्कीस्पोरियल सेल, प्रोकैम्बियम किसका फॉर्मेशन करेगा, कनेक्टिव जो होता है वो सी टैपेटम बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर हो गई बात। प्राइमोर्डिया का क्या मतलब होता है, इनिशियल का क्या मतलब होता है। अब इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर, सबसे पहले कहते हैं जो एंथर का डेवलपमेंट होता है ये यू स्पोरेंजिएट टाइप होता है। ये प्लांट किंगडम का बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप एंड यू स्पोरेंजिएट टाइप। ये होता क्या है, दरअसल क्या होता है जो एंथर का या फिर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है वो प्रिमिटिव टाइप का है या फिर एडवांस टाइप का है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने 2 टर्म बनाए हैं, ये प्लांट किंगडम में ही टर्म यूज किए जाते हैं, यू स्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। दरअसल क्या होता है कि अगर एंथर या फिर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट एक आर्कीस्पोरियल सेल से होता तो उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं, ठीक है। और अगर मोर देन 1 आर्कीस्पोरियल सेल से होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यू स्पोरेंजिएट टाइप का कहेंगे। फिर से सुनो, अगर स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट एक आर्कीस्पोरियल सेल से होता है, मतलब एक आर्कीस्पोरियल सेल और पूरा एक स्पोरेंजियम बना दे, तो उसे हम लोग कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट, ठीक है। वो आपको टेरिडोफाइट्स में मिल जाएगा, जैसे फंड वगैरह में मौजूद होता है, साल्विया वगैरह में मौजूद होता है, ठीक है। एडवांस टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन एक प्रिमिटिव टाइप का डेवलपमेंट है, जब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट एक आर्कीस्पोरियल नहीं, एक से ज्यादा आर्कीस्पोरियल सेल मिलकर जब स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप। अभी थोड़ी देर पहले याद ध्यान करो, हमने आपसे क्या कहा, ठीक है, आगे भी हमने आपसे कहा कि हर कॉर्नर में लगभग 4 से 5 4 to 5 आर्कीस्पोरियल सेल किसका डेवलपमेंट करेंगे, तो लगभग हर कॉर्नर में 4 to 5 आर्कीस्पोरियल सेल, यहाँ पर स्पोरेंजियम, यहाँ पर स्पोरेंजियम बनाएगा। तो अगर 4 से 5 आर्कीस्पोरियल सेल्स मिलकर स्पोरेंजियम बना रहे हैं तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा, मोर देन 1 आर्कीस्पोरियल सेल व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मिंग स्पोरेंजियम, देन डेवलपमेंट इज नोन एज यू स्पोरेंजिएट टाइप।
तब इसे कोई हम लोग क्या कहेंगे, यू स्पोरेंजिएट टाइप। और इस तरह का डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिमिटिव होता है, ठीक है। तो इसके हर कॉर्नर में यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत हो जाना कि एक दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब एक है, ये एक नहीं है, ये तो आपको एक सेक्शन दिखाया गया है। जब आप एक सेक्शन यूं कट कर दोगे और उसको यूं जाकर देखोगे बाहर से, तो आपको एक नजर नहीं, वहां पर एक्चुअल में एक प्लेट बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम 3D में डायग्राम देखें तो एक नहीं, 1 2 3 4 4 से 5 सेलों की एक लेयर है ना, या फिर तुम कह सकते हो 1 प्लेट ऑफ 4 to 5 हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। वो आर्किस्पोरियल। जब हम टीएस कट करते हैं तो आपको प्लेट की कोई एक सेल आपको क्या निकल नजर आ रही है, तो सोचो इसके पीछे भी सेलें हैं, इसके आगे भी सेलें हैं, ठीक है। तो 4 से 5 आर्किस्पोरियल सेल की एक प्लेट होती है, ठीक है। तो ये यूस्पोरेंजिएट, 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 इसका मतलब एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इस तरह का जो डेवलपमेंट स्पोरेंजियम का जब एक से ज्यादा आर्किस्पोरियल सेल से होता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है, तो उसको हम लोग प्रिमिटिव टाइप का कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंथर इज यूस्पोरेंजिएट टाइप, स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम मोर देन वन आर्किस्पोरियल सेल, और इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप। अब देखो हमने क्या लिखा है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक्चुअली अ प्लेट ऑफ 4 to 5 हाइपोडर्मल सेल डिफरेंशिएट इनटू आर्किस्पोरियल इनिशियल, ठीक है। अब आर्किस्पोरियल इनिशियल में हमने कहा है कि आप सोचना, इस वजह से सोचना इनिशियल का क्या मतलब होता है, तो इनिशियल का तो मतलब ये होता है ना कि प्रायर स्टेज, ठीक है। तो आर्किस्पोरियल इनिशियल जो है, तो आर्किस्पोरियल इनिशियल पूरी एक क्या होगी, एक लेयर होगी, और उस लेयर में क्या बन जाएंगे, आर्किस्पोरियल सेल्स बन जाएंगे। तो आर्किस्पोरियल इनिशियल का मतलब लेयर होता है, जैसे प्रोटोडर्म वो एक लेयर, मेरिस्टेमेटिक लेयर, प्रोकैम्बियम मेरिस्टेमेटिक लेयर, है ना, ग्राउंड मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक लेयर। इसी तरह से आर्किस्पोरियल इनिशियल क्या है, तो आर्किस्पोरियल इनिशियल एक लेयर हो गई, ठीक है। और वो लेयर में कौन सी सेल्स मौजूद होंगी, तो उन लेयर्स में हमने लिख दिया है कंसिस्ट आर्किस्पोरियल सेल। तो फिर क्या है, अब देखो इमेजिन करो, एक 3D में डायग्राम को इमेजिन करो कि ये एंथर है ना, तो ये प्राइमोर्डियम ऑफ एंथर है। तो अगर हम अंदर जाकर हाइपोडर्मल की जो लेयर है, तो उस हाइपोडर्मल की लेयर में देखेंगे, तो उस हाइपोडर्मल की लेयर में अगर हम लोग देखेंगे तो अंदर क्या होगी, 4 to 5, तो 4 से 5 इधर, 4 से 5 इधर, 4 से 5 इधर, 4 से 5 इधर, क्या होंगे, तो 4 से 5 सेलें जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो इस तरह से भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। तो 4 to 5 सेल, 4 to 5 आर्किस्पोरियल सेल्स जो है जिस एक प्लेट बनाएंगी, और वो 4 to 5 आर्किस्पोरियल सेल्स की प्लेट को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्किस्पोरियल इनिशियल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 4 to 5 हाइपोडर्मल सेल्स डिफरेंशिएट इनटू आर्किस्पोरियल सेल एट ईच कॉर्नर ऑफ एंथर। तो इसका मतलब 4 से 5 हाइपोडर्मल सेल अगर आर्किस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यू स्पोरेंजिएट टाइप का कहेंगे, ठीक है। अब देखो हमने ये डायग्राम, अब यहाँ पर एक को हमने दिखा दिया, तो अब देखो ये आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल का अगर हम फीचर लिखे तो वो कैसा होगा, लार्ज होगा, प्रोमिनेंट कॉन्स्पिकुअस क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। अब किस तरह से आर्किस्पोरियल सेल से किस तरह से एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम का फॉर्मेशन होता है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको देखो थोड़ा सा तो क्या कहते हैं, दिमाग लगाना होगा। देखो दिमाग नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, हम तो पढ़ा रहे हैं, आपको आ जाएगा। अगर दिमाग लगा लोगे तो बहुत आसान आपको लगने लगेगा, नहीं लगाओगे तो फिर ये हुआ कि आप सिर्फ मेरे दिमाग से ही सोच रहे हो, है ना, ठीक है। देखो दिमाग कैसे लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आपने दो तरह की कभी डिविजन्स पढ़े होंगे, जैसे आपने एनाटॉमी में ही पढ़ा होगा, एंटीक्लिनल डिवीजन एंड पेरिक्लिनल डिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीजन आपको रिकॉल कराएं। एंटीक्लिनल डिवीजन में क्या होता था, जैसे मान लेते हैं 3D में इस डायग्राम को इमेजिन करो, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ट्रांसफर सेक्शन है, और यहाँ पर एक सेल है, ये सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेल है, सेंटर है। तो अभी हमने आपको टेंजेंट बताया ना, तो एक सेल की सरफेस से एक लाइन टच करते हुए जाती है, उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं, तो ये देखो ये सेंटर है, ये वाली जो लाइन गई, तो यहाँ से जो लाइन जाएगी ये यू, तो यो क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन, और यहाँ से जो आ रहा है वो रेडियस है। जब प्लेन ऑफ डिवीजन टेंजेंट के अलोंग होता है, जब प्लेन ऑफ डिवीजन टेंजेंट के अलोंग होता है, तो उसको हम लोग पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर इस सेल को इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करें, इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग डिवाइड करें। तो अगर हम टेंजेंट के अलोंग डिवाइड करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमने 1 से 2 बनाया, तो हमने टेंजेंट के क्या किया, अलोंग डिवाइड किया, और 1 से 2 सेलें बन गई, ठीक है, बाहर अंदर बन गई, ठीक है। तो इस तरह से
इस तरह के डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। तो पेरिक्लिनल डिवीजन जब होता है ना तो लेयर्स बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब देखो पहले ये अगर देखें ये एक लेयर को बना रहा था, अब अगर इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन कर दिए तो ये एक लेयर और ये दूसरी लेयर का पार्ट हो गया। तो जब भी सेलों में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो पेरिक्लिनल डिवीजन से क्या होता है, नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ती हैं, सिर्फ लेयर बढ़ती है। ठीक है, अब एक डिवीजन होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। ठीक है, एंटीक्लिनल डिवीजन अगर होता तो टेंजेंट के अलोंग जब होगा तो पेरिक्लिनल, और अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर डिवीजन हो जाएगा तो एंटीक्लिनल। अब अगर इमेजिन करो तो जैसे अगर ये जो टेंजेंट लाइन इसकी अगर हम परपेंडिकुलर डिवीजन करेंगे तो फिर अगल बगल क्या हो जाएंगी, दो सेल हो जाएंगी, तो लेयर तो एक ही रहेगी। ठीक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर वैसे तो ये अगर हम इस तरह से बना दें आपके सामने, ठीक है, और ये सेंटर है, ये टेंजेंट लाइन है, दोनों के लिए कॉमन है। तो अगर दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट लाइन है तो इस तरह से अगर हम डिवीजन करेंगे तो पेरिक्लिनल डिवीजन, और इस तरह से अगर हम डिवीजन करेंगे तो एंटीक्लिनल डिवीजन। अगर हम पेरिक्लिनल डिवीजन कर देंगे तो 1 और 2 दो लेयर बन जाएगी, लेकिन एंटीक्लिनल डिवीजन कर देंगे तो लेयर तो एक ही रहेगी, कॉलम दो हो जाएंगे, मतलब एक ही लेयर में नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा डिवीजन हो गया, ये एंटीक्लिनल डिवीजन हो गया, एंटीक्लिनल डिवीजन हो गया, और ये कौन सा डिवीजन हो गया, पेरिक्लिनल डिवीजन। ये तो आपको अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, एंटीक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल डिवीजन। अब देखो क्या होता है, तो ये बात तो आपको एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल तो अलग से ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब आपको क्या सोचना है, हमने कहा था क्या दिमाग लगाना है। अब क्वेश्चन ये कि जो आर्कीस्पोरियल है, इस आर्कीस्पोरियल में कौन सा डिवीजन होगा। तो जानते हो क्या होता है, इस आर्कीस्पोरियल में आप सोचो इसी आर्कीस्पोरियल से एंडोथीसियम बनना है, फिर और अंदर मिडिल लेयर बनना है, और अंदर टैपेटम बनना है, और अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू बनना है। इसका मतलब नंबर ऑफ लेयर्स को बढ़ानी है ना, बाहर से अंदर की तरफ। अच्छा, कभी बाहर से अंदर की तरफ लेयर्स पूछे ना तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा होता है ना तो कई बार हम लोगों को ये लगता है कि अच्छा मिडिल लेयर को बीच में होता हो, एपी मिडिल एंडो। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, एपिडर्मिस होता है, फिर एंडोथीसियम होता है, फिर मिडिल लेयर होता है। ठीक है, फिर देन टैपेटम होता है। तो सोचो अगर हमें अभी बाहर से अंदर तक कई सारी लेयर बनानी है ना, तो कई सारी लेयर बनानी तो कौन सा डिवीजन करना होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन करना होगा। तो फिर ये वाला डिवीजन करना होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन। ठीक है, तो एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन आप समझ गए। इसको हम यहां से हटा देते हैं। ये तो बस हमने आपको रिकॉल कराया कि ताकि आपको एंटीक्लिनल डिवीजन, ये आपको एनाटॉमी पढ़ चुके होगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है, तो प्रॉपर आप सोचो हमें बाहर से अंदर तक की तरफ क्या बनानी है, लेयर्स बढ़ानी है। तो फिर हमें क्या, पेरिक्लिनल डिवीजन। इसी वजह से आर्कीस्पोरियल में कौन सा डिवीजन होता है, पेरिक्लिनल। जैसे ही पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाएगा तो इस तरह से अंदर और बाहर कितनी सेल बन जाएंगे, दो। इनर मोस्ट कौन होता है, इनर मोस्ट स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। तो जो इनर मोस्ट स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, तो फिर जब पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाएगा तो जो सबसे अंदर वाली सेल होगी वो किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करेगा। और जो बाहर तरफ होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, पैराइटल का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब एक पेरिक्लिनल डिवीजन से स्पोरोजिनस वाला पार्ट अलग हो गया। अब बचा कौन, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। तो ये वाला जो पैराइटल है, ठीक है, तो इस वाले पैराइटल से एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस वाले से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस स्पोरोजिनस सेल में बहुत सारे एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल, हर तरह के डिवीजन हो जाएंगे, और एक मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल बन जाएगा, उसी को बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। आपने डायग्राम में आपको याद होगा स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होगा। और ये जो पैराइटल है, इस पैराइटल में तो अभी एंटीक्लिनल डिवीजन होने से पहले कई पेरिक्लिनल होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी इसको अंदर की तरफ क्या बनाना है, एंडोथीसियम बनाना है, मिडिल लेयर बनाना है, टैपेटम बनाना है। तो अब इस वाले स्पोरोजिनस पे तो देखो सबसे पहले आर्कीस्पोरियल में क्या करा दिया, पेरिक्लिनल डिवीजन करा दिया। ठीक है, और इस पेरिक्लिनल डिवीजन से पैराइटल बन गया, स्पोरोजिनस है। अब इस स्पोरोजिनस में बहुत सारे एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक स्पोरोजिनस मास बन जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्पोरोजिनस टिश्यू तो बन गया। अब क्या बचा, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। तो एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम कौन बनाएगा, ये वाला बनाएगा। लेकिन अभी सोचो एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम आउटर टू इनर अरेंज रहते हैं, तो इसमें अभी इस वाले पैराइटल में और भी पेरिक्लिनल डिवीजन क्या है, रिक्वायर्ड है। तो इस वाले पैराइटल में फिर से एक पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाएगा, तो आपको पता है दो बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कितने, तीन। फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। तो अब यहाँ पर अब आपको बार बार बहुत सारे पेरिक्लिनल, एंटीक्लिनल याद करने की जरूरत नहीं है। पहले इस पैराइटल में
फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे, और फिर पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद जब इतनी लेयर बन जाएगी कि एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का फॉर्मेशन हो गया, फिर एंटीक्लिनल डिवीजन होगा ताकि उसमें नंबर ऑफ सेल हर लेयर में बढ़ सके, और फिर फाइनली ये पैराइटल लेयर वॉल ऑफ एंथर मतलब एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपेटम का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। फिर से सुनो, अगर आपको खुद थोड़ी भी दिक्कत लगी हो, आर्कीस्पोरियल सेल है, ठीक है, आर्कीस्पोरियल। आप एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल में बहुत जाने की जरूरत नहीं है, वो अगर आपसे बहुत ज़्यादा पूछेंगे ना तो सिर्फ एक बार पूछेंगे कि पहली बार जो डिवीजन हुआ वो कैसे हुआ, फिर अगली बार आप दिमाग लगाना ना। हमने कहा अगर आप दिमाग लगाओगे, देखो आपको दिमाग ये लगाना है कि एपिडर्मिस तो हटा दो, वो तो एपिडर्मिस तो शुरू से मौजूद है, वो तो एंथर प्राइमोर्डियम में मौजूद है, इसी वजह से एपिडर्मिस तो नॉन आर्कीस्पोरियल इन ओरिजिन होगा, वो तो हम बाद में देख लेंगे। एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपेटम और स्पोरोजिनस टिश्यू, इतना बनाना है। तो आपको जानते हो कितनी बाहर से अंदर कितनी लेयर चाहिए, एंडोथीसियम एक लेयर, मिडिल लेयर एक नहीं होती है, मिडिल लेयर एक से ज्यादा होती है, ठीक है। फिर टैपेटम चाहिए, स्पोरोजिनस तो चार तो अपने मोटे मोटे तौर पे कही है, मिडिल लेयर एक से ज्यादा होती है, मतलब मिडिल लेयर में हमको एक से ज्यादा लेयर बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल से अंदर वाला क्या बन गया, स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस का काम खत्म। अब स्पोरोजिनस बहुत सारे एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन करके एक स्पोरोजिनस मास बना देगा, ये क्लियर हो गया। और ये जो पैराइटल है, तो ये पैराइटल क्या करेगा, अभी इस पैराइटल में कई सारे पहले क्या होंगे, पेरिक्लिनल होंगे, ताकि इतनी लेयर्स बन जाए कि एंडोथीसियम एक डिफ्रेंशिएट हो सके, एक मिडिल लेयर और एक टैपेटम, और मिडिल लेयर में तो एक से ज्यादा बनना है तो एक से ज्यादा पेरिक्लिनल डिवीजन। तो इस तरह से इस पैराइटल में पहले बहुत सारे पेरिक्लिनल होंगे, और जब लेयर्स बन जाएंगी तो फिर हर लेयर में नंबर ऑफ सेल को बढ़ाने के लिए क्या होगा, एंटीक्लिनल डिवीजन होगा, और वेरियस एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल से पैराइटल से वॉल ऑफ एंथर बन जाएगा, स्पोरोजिनस से स्पोरोजिनस टिश्यू। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बस कह देना पैराइटल लेयर है उसमें एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे, वॉल ऑफ एंथर बन जाएगा, और स्पोरोजिनस लेयर है उसमें एंटीक्लिनल पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाएगा। और पहली बार तो हर हाल में याद रख लेना कि पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाएगा, आउटर की तरफ जो सेल होगी वो पैराइटल होगी, और इनर की तरफ जो सेल होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोजिनस। तो आउटर पैराइटल होगा, इनर स्पोरोजिनस होगा, ठीक है। अब आपको पता है इस चैप्टर में एग्जाम में आपसे हर तरह की प्लॉइडी पूछता है। अभी देखो, अभी तक मियोसिस कहीं नहीं, जब तक मियोसिस नहीं होगी तब तक हर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है, तो उसका हर पार्ट क्या है, स्पोरोफिटिक फेज में रहेगा। तो एंथर प्राइमोर्डियम में जितनी भी सेलें हैं वो सब 2n होगी। तो एंथर प्राइमोर्डियम में एपिडर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, है ना, कंडक्टिंग स्ट्रैंड हो गया, कनेक्टिव हो गया, सब 2n होगा। तो फिर ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये भी 2n होगा, पैराइटल स्पोरोजिनस सेल ये भी 2n होगा, ठीक है। तो ये सब 2n होगा। स्पोरोजिनस सेल से जो स्पोरोजिनस टिश्यू बनेगा, और उसकी हर सेल को हम लोग जो स्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल बोलेंगे, तो वो सब क्या होगा, 2n होगा। वॉल ऑफ एंथर में एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपेटम सब क्या होगा, 2n होगा। बस टैपेटम को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि टैपेटम में पॉलीप्लॉइडी कंडीशन भी मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली टैपेटम का एक न्यूक्लियस भी क्या होना चाहिए, इनिशियली 2n ही रहेगा। बाकी एंडोथीसियम मिडिल लेयर वो सब क्या होंगे, 2n होंगे। टैपेटम का केस इसी वजह से हमने यहाँ पर स्टार बनाया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम टैपेटम में पॉलीप्लॉइडी भी मौजूद होती है, वो हम आपको टैपेटम पढ़ाते समय बताएंगे, ठीक है। तो बाकी एंडोथीसियम मिडिल लेयर तो पूरी तरह से क्या होगा, 2n होगा। तो सब कुछ अभी तक क्या है, 2n है, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी मियोसिस नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। फाइनली देखो, फाइनली भाई डायग्राम उसका जो हमने आपको पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया था ना, तो उसका एक साइड हमने बना दिया। कभी कभी इस तरह से डायग्राम बना होता है। और फाइनली एक डायग्राम हमारे सामने है, और उस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर सभी का फॉर्मेशन हो गया है। एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर के एंडोथीसियम मिडिल लेयर के कई फंक्शन होते हैं, कई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक है वो डेहिसेंस एंड प्रोटेक्शन। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो आउटर टू इनर एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर है, ये तीनों क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में मदद करते हैं। और जो क्या कहते हैं इनर टैपेटम होता है ना, इसमें एक इनर टैपेटम हम लिखें तो एक फोर्थ जो होता है टैपेटम, तो इसका जो फोर्थ टैपेटम होता है वो कैसा होता है, तो वो न्यूट्रिटिव होता है, ठीक है, वो न्यूट्रिशन का काम करता है। और बाकी जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग है। ये बेसिक फंक्शन है। अभी जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना तो इनके कुछ एडिशनल फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो अब जल्दी से इसकी लेबलिंग कर लो, है ना। तो ये डायग्राम है, खूब समझ में आ रहा होगा एपिडर्मिस, फिर समझ में आ रहा होगा एंडोथीसियम। देखो फिर से एंडोथीसियम हमने कैसे बनाई है, रेडिली अरेंज्ड बनाई है। फिर एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर में देखो एक से ज्यादा लेयर बनाया है। फिर हमने क्या बनाया है, टैपेटम। आपको पता है टैपेटम की भी सेलें रेडिली अरेंज होती हैं। फिर उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया है। एपिडर्मिस की सेल कैसी होगी, 2n होगी। एंडोथीसियम कैसा होगा, 2n होगा। स्टोमियम, स्टोमियम एक स्टोमियम वही लाइन ऑफ डेहिसेंस वाला
पॉइंट। तो स्टोमियम वो एरिया है, तो स्टोमियम मतलब एरिया, स्टोमियम वो एरिया है जहां पर लाइन ऑफ डेhiscence है। तो स्टोमियम के पास जो क्या कहते हैं आपका, स्टोमियम के पास जो एंडोथीसियम मौजूद होता है वहां पर फाइब्रस थिकनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर तो हमने जल्दबाजी में बना दिया है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, तो इसको हम इस वजह से हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि सब जगह देखो रेड से क्या है, तो सब जगह रेड से फाइब्रस थिकनिंग है, लेकिन यहाँ पर देखो स्टोमियम के पास, तो स्टोमियम के पास जो सेलें मौजूद है यहाँ पर फाइब्रस थिकनिंग मौजूद नहीं होती है। अभी एंडोथीसियम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें फाइब्रस थिकनिंग के बारे में हम बताएंगे। तो स्टोमियम वो एरिया है जहाँ पर एंडोथीसियम में फाइब्रस थिकनिंग मौजूद नहीं होती, इतना जानो। और स्टोमियम को अगर फील करना है तो वो तो हमने आपको बताया कि लाइन ऑफ डेhiscence, जो लाइन ऑफ डेhiscence होती है ना, तो कहीं से भी हम टीएस कट करेंगे तो जहां लाइन ऑफ डेhiscence मौजूद थी वहां से वो दबा हुआ नजर आएगा, और जो दबा हुआ नजर आएगा उस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोमियम। ये स्टोमियम ही वो पॉइंट है जहां से ये क्या होगा, जहां से ये फटेगा। और किसका डिस्पर्सल होगा, पॉलिंग ग्रेन का डिस्पर्सल होगा। देखो माइक्रोस्पोर का डिस्पर्सल कभी नहीं होगा, किसका डिस्पर्सल होगा, पॉलिंग ग्रेन का, क्योंकि माइक्रोस्पोर से पॉलिंग ग्रेन का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट में रहते हुए ही होता है। इसी वजह एंजियोस्पर्म के केस में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, ये बात हम आपको कॉन्सेप्ट में भी बता चुके हैं और ये आपको प्लांट किंगडम में भी पढ़ाया जाता है। तो अब हमारे ख्याल से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग इसकी लेयर्स देखना स्टार्ट करेंगे तो हम इसकी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, तो इसकी लेयर्स के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग माइक्रोस्पोर एंजाइम की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको प्रॉपर आपके दिमाग में एक प्रॉपर इमेजिनेशन आने लगी होगी एपिडर्मिस के बारे में, एंडोथीसियम के बारे में, मिडिल लेयर के बारे में, टेपिटम के बारे में। अब आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन है। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आउटर टू इनर लेयर का सीक्वेंस बताइए या इनर टू आउटर का सीक्वेंस बताइए, तो आप बहुत आराम से बता ले जाओगे। ठीक है, अगर हम प्लॉइडी की बात करेंगे ना, तो ये सब का सब किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो एपिडर्मिस हो का न्यूक्लियस हो, एंडोथीसियम का न्यूक्लियस हो या फिर मिडिल लेयर का न्यूक्लियस हो, सबके सब क्या होंगे, 2n होंगे। ठीक है, टेपिटम के बारे में थोड़ी सी अलग बात है, वो हम लोग अभी बाद में करेंगे। और स्पोरोजिनस टिश्यू की भी प्लॉइडी कैसी होगी, 2n होगी। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू इसी वजह से कौन सी मियोसिस करता है, स्पोरिक मियोसिस करता है, क्योंकि जो स्पोर्स की प्लॉइडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी एक एक लेयर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे ही हम लोग एपिडर्मिस के बारे में अब डिटेल में बात करेंगे, तो अब आप देख रहे हो कि एपिडर्मिस सिंगल सेल्ड इन थिकनेस है। ठीक है, तो एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट होती है, सिंगल सेल्ड इन थिकनेस होती है। एपिडर्मिस का काम क्या होगा, तो आपको बताया ना हमने, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, इनका काम है प्रोटेक्शन एंड डेhiscence। ठीक है, तो प्रोटेक्शन करना और डेhiscence में हेल्पफुल होना। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस का काम है। एक इन्होंने फैक्ट लिखा हुआ होता है यहाँ पर कि आर्सियोथोबियम, आर्सियोथोबियम जो कि स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, उसके केस में एपिडर्मिस में फाइब्रस थिकनिंग मौजूद होती है। और उस केस में जब एपिडर्मिस में फाइब्रस थिकनिंग मौजूद होती है तो हम लोग उसी एपिडर्मिस को एक्सोथीसियम कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, एपिडर्मिस के बारे में कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब देखो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको हमने पूरा एंथर का जब डेवलपमेंट पढ़ाया तो आपने देखा कि जो प्राइमोर्डियम ऑफ एंथर था, एंथर प्राइमोर्डियम था, उसमें एपिडर्मिस स्टार्टिंग से मौजूद था। ठीक है, फिर हाइपोडर्मल की सेल से आर्कीस्पोरियल का क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। फिर आर्कीस्पोरियल में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ था, तब आउटर पैराइटल और इनर पैराइटल बना था। ये बातें आपको क्लियर हो गई, याद आ रहा होगा। ठीक है, फिर आपको याद है उसी आउटर पैराइटल और इनर पैराइटल में पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन के बाद एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ये ध्यान दिलाना चाहते हैं, ठीक है, कि देखो जो एपिडर्मिस जो कि यूनिसेरिएट सिंगल लेयर्ड है वो फ्रॉम द बिगिनिंग पहले से क्या है, मौजूद है। इसका मतलब है कि जो एपिडर्मिस की जो ओरिजिन है क्या वो आर्कीस्पोरियम से है, बिल्कुल नहीं। तो एपिडर्मिस जो होगा वो नॉन आर्कीस्पोरियल इन ओरिजिन है। ठीक है, तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होगा, सिंगल सेल्ड इन थिकनेस होगा, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेhiscence होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉन आर्कीस्पोरियल इन ओरिजिन होगा, आर्सियोथोबियम जो कि स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्मिक
प्लांट होता है उसके एपिडर्मिस में फाइब्रस थिकनिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम उसे एक्सोथीसियम कहते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद हम लोग बात करेंगे एंडोथीसियम। ठीक है, तो आउटर से जब हम इनर की तरफ जाएंगे तो एपिडर्मिस के जस्ट बाद एंडोथीसियम है। ठीक है, एंडोथीसियम का भी डायग्राम आपको याद है। एंडोथीसियम फिर से सिंगल सेल्ड इन थिकनेस होता है, तो जो थीसियम होता है वो भी सिंगल सेल्ड इन थिकनेस है। एंडोथीसियम की जो सेल होती है वो रेडियली इलोंगेटेड है, उसे हम लोग कहते हैं रेडियली अरेंज्ड है। तो ये बात हम आपको बता चुके हैं। रेडियली अरेंजमेंट होने का मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपसे कहा आप एक सेल को उठाओ, तो जैसे ही आप एक सेल को उठाओगे तो जैसे इसकी एक सेल को अगर हम ले तो इसकी एक सेल को ले तो हमने आपसे कहा था कि अगर ये सेंटर है, ठीक है, तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर के से आप एक लाइन खींचो। ठीक है, आप सेंटर से रेडियस खींचो तो वॉल का वो साइड जो रेडियस के अलोंग आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियल वॉल कहेंगे। ठीक है, तो अब अगर इस सेल को अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ से सेंटर से अगर हम रेडियस खींचे तो ये जो साइड वॉल आ रही है ये किसके अलोंग है, ये रेडियस के अलोंग है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियल वॉल कहेंगे। ठीक है, या रेडियल साइड कहेंगे। और उस रेडियल के जो परपेंडिकुलर है वो कौन सी साइड होती है, टेंजेंट साइड होती है। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है, ये देखो एरो बनाया है ना, तो ये रेडियल साइड आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर ये सेंटर की तरफ जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर कहेंगे, और जो बाहर की तरफ है उसे हम लोग आउटर कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये समझ लो कि रेडियल वॉल कौन सी है या रेडियल साइड कौन सी है, आउटर साइड कौन सी है और इनर साइड कौन सी है। ठीक है, तो आपको रेडियल समझ में आ गया, ठीक है, आपको आउटर समझ में आ गया और आपको इनर समझ में आ गया। ठीक है, हम आपको ये बात स्टार्टिंग से बता रहे हैं, एंडोथीसियम को फाइब्रस लेयर कहते हैं क्योंकि इसमें फाइब्रस थिकनिंग मौजूद होती है, अल्फा सेलुलोज की फाइब्रस थिकनिंग मौजूद होती है और उसके साथ साथ कैलोज का भी डेपोजिशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो अल्फा सेलुलोज की फाइब्रस थिकनिंग होती है वो रेडियल और इनर वॉल में होती है। तभी देखिए जितनी बार भी हमने डायग्राम बनाया है तो उतनी बार डायग्राम में हमने क्या किया है कि देखो रेडियल को हमने ऑरेंज से कर दिया, इनर को ऑरेंज से कर दिया, लेकिन आउटर को हमने ऑरेंज से नहीं किया। ठीक है, बाकी सब कुछ ग्रे से बना हुआ है। अब अगर हमने रेडियल और इनर को हमने ऑरेंज से कर दिया तो इससे हम आपको ये शो करना चाह रहे हैं जो फाइब्रस थिकनिंग है वो रेडियल वॉल में मौजूद है और वो इनर वॉल में मौजूद है। ये रेडियल, आउटर वॉल, इनर वॉल, रेडियल वॉल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये बात हम आपसे पहले भी कह चुके हैं जब आपने 11th में प्लांट एनाटॉमी पढ़ा है। कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में आपने पॉइंट पढ़ा होगा कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो रेडियल साइड में भी होती है और टेंजेंशियल साइड में भी होती है। टेंजेंट आप समझ गए ना, ये जो आउटर वॉल है और ये जो इनर वॉल है वो क्या होते हैं, टेंजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, रेडियल होता है। और रेडियल और टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को आउटर और इनर, अगर आपको याद है तो आप लोगों ने एक बार स्टोमेटा की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी 11th में प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो वहाँ पर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स का ओरिएंटेशन कैसे बताया गया है, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो देखो वहाँ पर रेडियल अरेंजमेंट आया था। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना रेडियल, ये आपकी बॉटनी में कई बार आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब अल्फा सेलुलोज की जो थिकनिंग होती है वो तो रेडियल और इनर में होती है, लेकिन जो कैलोज की थिकनिंग होती है तो कैलोज की थिकनिंग सिर्फ रेडियल में होती है। तो ये बात आप ध्यान रखना, अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग रेडियल और इनर दोनों में होती है, जिसकी वजह से इसको फाइब्रस लेयर कहते हैं। उसके साथ साथ कैलोज की थिकनिंग होती है और कैलोज की थिकनिंग कहाँ होती है, रेडियल साइड में होती है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसको रेडियल अरेंजमेंट क्यों कहते हैं, तो अब हमने आपको कहा था अगर रेडियल साइड को हम इलोंगेट कर दें, तो अगर आप इस सेल को एनालाइज करो तो इसकी जो रेडियल साइड है, ठीक है, वो साइड क्या है, ज़्यादा इनलार्ज है, और इसकी जो टेंजेंट साइड है उसके रिस्पेक्ट में रेडियल साइड ज़्यादा इनलार्ज है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, रेडियल अरेंजमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब रेडियल साइड टेंजेंट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इलोंगेटेड हो तो हम उसे रेडियली इलोंगेटेड कह सकते हैं, या फिर हम लोग रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेल कह सकते हैं। तो जितनी बार भी हमने डायग्राम बनाया है वो कुछ इसी तरह से बनाया है। ठीक है, तो अब आप देखो जितनी बार भी हमने डायग्राम बनाया, आप फर्स्ट में भी देखो, फर्स्ट में भी हमने क्या किया है, कुछ इसी तरह से कि उसकी रेडियल साइड को हमेशा हमने क्या दिखाया है, बड़ा दिखाया है, इनलार्ज दिखाया है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर।
अब देखो क्या होता है, स्टोमियम एक एरिया है, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं ना कि स्टोमियम एक एरिया है जो पॉइंट ऑफ डेहिसेंस को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो स्टोमियम वो एरिया है जहाँ पर मौजूद एंडोथीसियम में, ठीक है, किसी भी तरह की फाइब्रस थिकनिंग मौजूद नहीं होगी। ठीक है, आपको हमने स्टोमियम के बारे में बहुत ज़्यादा क्या कराया है, इमेजिनेशन कराया है, आपको याद है। ठीक है, आपको याद है कि जैसे अगर हम लोग बात करते थे, जैसे अगर हम लोग पूरे एंथर की बात करेंगे तो अगर एंथर में हम लोग दो लोब को इमेजिन करें तो एंथर में दो लोब है ना। हर लोब में अगर हम इमेजिन करें तो एक थीका ये है, दूसरा थीका ये है, तीसरा थीका ये है, चौथा थीका ये है, थीका को स्पोरेंजियम के अगर इक्विवेलेंट माने। और फिर हमने आपसे कहा था ये थीका और ये थीका खुद एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से क्या रहते हैं, तो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से सेपरेट रहते हैं, है ना। तो आपको इमेजिनेशन हमने ऐसे कराया था कि ये थीका है, ये थीका है, और फिर इस तरह से आप इमेजिन करो, है ना। तो इस तरह से इमेजिन करो कि दो थीका के बीच में एक ऐसा एरिया आता है जहां पर वॉल अंदर की तरफ क्या है, दबी हुई रहती है। ठीक है, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप कहते हैं। तो जब हम टीएस करेंगे तो वो जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप वाला साइट है, ठीक है, वो हमें किस रूप में नजर आएगा, वही हमें स्टोमियम के फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें ना, तो देखो इस डायग्राम में हमने क्या कहा, तो अगर देखो कि अगर इमेजिन करो तो टीएस है, तो ये एक थीका है, फिर ये दूसरा थीका है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ठीक है, तो ये तो टीएस है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन किसको इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम लोग इस डायग्राम को बोर्ड के बाहर निकालें, ठीक है, और फिर इसको यूं कर दे हॉरिजॉन्टल, और फिर आप इसके नीचे इमेजिन कीजिए, पूरे एंथर लोब को इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थीका हो गया, ये दूसरा थीका हो गया, और उसके बीच में जो दबी हुई दरार है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। और वही लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप को अगर आप यूं देखोगे तो इस तरह से ये आपको दबा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो एरिया आपको दबा हुआ नजर आता है, इसे क्या कहते हैं, इसे स्टोमियम कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप के बारे में हमने आपको खूब बताया था। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से ही क्या होता है, डेहिसेंस होता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से डेहिसेंस होने का क्या मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप वाली साइट ही फटती है और पॉलन का क्या हो जाता है, डिस्पर्सल हो जाता है। ये बात आपको क्लियर है। तो स्टोमियम क्या हो जाएगा, तो स्टोमियम क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से डेहिसेंस हो रहा है, स्टोमियम से भी डेहिसेंस हो रहा है, हम कंफ्यूज हो गए कि किससे होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से ही होता है। और लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप का जो टीएस है वो हमें किस फॉर्म में नजर आएगा, स्टोमियम। अब जैसे हमने कहा कि इस डायग्राम में क्या किया है कि देखो इस डायग्राम में वो अगर हमने स्पीड में बनाया है तो यहाँ पर जहाँ पर स्टोमियम वाला एरिया है यहाँ पर भी हमने फाइब्रस थिकनिंग बना दी है, तो उसको हम हटा ही देते हैं। तो ये देखो हम इसको हटा दे रहे हैं ना, तो इसको हम ऑरेंज से करे दे रहे हैं। बाकी में आप देखो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बाकी में देखो, बाकी में देखिए कि सब में क्या है, सब में रेड से बना हुआ है ना, तो रेडियल और इनर सब में हमने रेड से किया हुआ है ऑरेंज के साथ साथ। तो ये जो रेड लाइन है, रेड बॉर्डर, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि रेडियल और इनर वॉल में फाइब्रस थिकनिंग है। लेकिन स्टोमियम वाले पॉइंट में अगर आप देखो तो स्टोमियम वाले पॉइंट में रेडियल और इनर से हमने रेड को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टोमियम वो एरिया है जिसकी एंडोथीसियम में फाइब्रस थिकनिंग मौजूद नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है, ताकि यहाँ पर जब यहाँ पर एक डिस्पर्सल के टाइम पर एक टेंशन डेवलप हो, वो कैसे होगा वो अभी हम आपको आगे बताएंगे, ताकि डिस्पर्सल के टाइम पर एक टेंशन डेवलप हो और यहाँ से वो क्या हो सके, तो यहाँ से ये जो आपका थीका है, जो दो थीका है, वो दोनों क्या हो सके, फट सके, है ना। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, डेहिसेंस पॉइंट हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग एंडोथीसियम के बारे में इतनी बातें करें, एंडोथीसियम को हम लोग फाइब्रस लेयर कहते हैं, वो डायग्राम समझ में आ गया। रेडियल इनर आउटर आपको समझ में आ गया। रेडियली अरेंजमेंट ऑफ सेल क्यों कहते हैं, रेडियली इलोंगेटेड क्यों कहते हैं, सिंगल सेल्ड इन थिकनेस होगा, प्रोटेक्शन डेहिसेंस, वो तो तीनों के लिए आप कहोगे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। रेडियल एंड इनर वॉल है फाइब्रस थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज, ये समझ गए। रेडियल वॉल ऑल्सो हैज कैलोस बैंड, ये भी हमने बताया। कैलोस के बारे में आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, जब आपने फ्लोएम में कैलोस पैड पढ़ा होगा। कैलोस अपने आप में बीटा 13 ग्लूकेंस होता है, मतलब ये भी पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है। स्टोमियम वो एरिया है वेयर फाइब्रस थिकनिंग एब्सेंट इन एंडोथीसियम, और आपको पता है ना स्टोमियम ही क्या हो जाएगा, तो स्टोमियम ही पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, डेहिसेंस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोमियम इज द साइट ऑफ क्या हो जाएगा, डेहिसेंस हो जाएगा। डेहिसेंस की मैकेनिज्म क्या है, तो अब देखो क्या है, ये जो एंडोथीसियम होता है इसमें सेलुलोज के फाइब्रल्स मौजूद है, सेलुलोज के फाइबर्स मौजूद होते हैं, पॉलीसेकेराइड है। और ये जो
फाइब्रस लेयर है हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो उस समय ये क्या करेगा, वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और फिर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब एंथर मेच्योर हो जाएगा, पॉलन डिस्पर्सल होना होगा, तो क्या होगा कि वाटर इवेपोरेट होने लगेगा, ठीक है, एंडोथीसियम धीरे धीरे ड्राई होने लगेगी। और जैसे ही एंडोथीसियम ड्राई होगी तो सोचो पहले कोई सेल क्या है, फूली हुई है वाटर को एब्जॉर्ब करके, है ना, और जिसको आप लोग टर्जिट कहते हो, और जैसे ही उससे पानी निकलने लगेगा तो सेल क्या होगी, तो जो फूली हुई सेल है वो श्रिंक करेगी, सिकुड़ेगी, ठीक है। तो सोचो पूरी एंडोथीसियम, तो जो पूरी एंडोथीसियम है उसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, श्रिंकेज स्टार्ट होगा, और जैसे ही वो सिकुड़ेगा, ठीक है, तो जैसे ही वो सिकुड़ेगा तो आपको पता है स्टोमियम वो पॉइंट है, स्टोमियम वो एरिया है जहां फाइब्रस थिकनिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि सबसे वीकेंड सेल कहां पर मौजूद है, स्टोमियम वाले एरिया में, तो सबसे ज़्यादा टेंशन कहां डेवलप हो जाएगा, स्टोमियम वाले एरिया में, और जैसे स्टोमियम वाले एरिया में सबसे ज़्यादा टेंशन डेवलप हो जाएगा तो स्टोमियम वाले साइट से ही क्या हो जाएगा, एंथर डेहिस हो जाएगा, और पॉलन क्या होने लग जाएंगे, डिस्पर्स होने लग जाएंगे। आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। तो डेहिसेंस मैकेनिज्म ये है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एंडोथीसियम इज ड्यू टू फाइब्रस थिकनिंग, ठीक है। एज एंथर मैच्योर वाटर इवेपोरेट्स, जैसे ही वाटर इवेपोरेट होगा तो श्रिंकेज ऑफ सेल्स होगा एंडोथीसियम में, हेंस अ टेंशन डेवलप्स एट स्टोमियम, डेहिसेंस ऑफ एंथर लोब, और एंथर लोब का क्या हो जाएगा, डेहिसेंस हो जाएगा। हमने आपको कहा है कि कुछ बातें हम लोग स्टोमियम से एनालाइज करें ताकि हम स्टोमियम को फील कर सकें, वो बातें हमने आपको बताया कि स्टोमियम ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है उसी का टीएस जब हम करते हैं तो वो एरिया हमें स्टोमियम से नज़र आता है। तो हमने कहा था एनालाइज करना और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के साथ स्टोमियम को आप क्या करना, रिलेट करना। अब बहुत आराम से लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेटिंग थीका को आप स्टोमियम के साथ क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्या है, लेंथ वाइज है, तो उससे हमको ये भी समझ में आता है कि जो पॉलन सैक है ना उसकी ग्रोथ जो है वो ट्रांसवर्स तो है, लेकिन ट्रांसवर्स के साथ साथ उसकी ग्रोथ क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। अगर हम देखें तो ज़्यादा अगर डोमिनेटिंग ग्रोथ उसमें कैसी है, तो डोमिनेटिंग ग्रोथ तो उसकी डेप्थ में है ना, तो जैसे जो एंथर होता है ना उसके लोब क्या होते हैं, तो उसके लोब लेंथ में क्या कर रहे होते हैं, ग्रो करते हैं। अगर सोचो लेंथ में ना ग्रो करते ना तो नेचर कभी भी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ना बनाता। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का मतलब ही है कि जब एंथर फटे तो इंटायर लेंथ में फटे, और अगर एंथर इंटायर लेंथ में फट रहा है तो इसका मतलब है कि लेंथ के अलोंग ही एंथर क्या हुआ है, तो लेंथ के अलोंग ही एंथर डेवलप हुआ है, एंथर का डेवलपमेंट अलोंग द लेंथ हुआ है, मतलब उसने अपनी गहराई में भी बहुत सारे माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन को भरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक एंडोथीसियम वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। स्टोमियम से लिंक करना है, लेंथ वाइज से लिंक करना है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से लिंक करो, जितना आप एनालाइज करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, ठीक है। तो एंडोथीसियम के बाद अगर हम देखें तो जैसे एंडोथीसियम कुछ जगह एब्सेंट है, जैसे अगर हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर देखें, क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब ऐसे फ्लावर जो हमेशा क्या होते हैं, बंद रहते हैं। तो जो हमेशा बंद रहते हैं ना तो वहाँ पर जो डिस्पर्जल होता है ना, जैसे क्लिस्टोगैमस में आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो जो बंद फ्लावर होते हैं ना वहाँ पर जो पॉलन होते हैं वो पॉलन जो होते हैं वो विद इन फ्लावर ही क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, उनको बाहर आने की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्लिस्टोगैमस जो बंद फ्लावर होते हैं उस केस में क्या होता है कि एंडोथीसियम में फाइब्रस थिकनिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब जैसे अगर हम एक्वेटिक प्लांट में चले जाएं, जैसे वुल्फिया, जोस्टेरा, अगर हम इनमें भी चले जाएं तो इनमें इन केसेस में भी क्या हो जाएगा, फाइब्रस थिकनिंग क्या हो जाती है, एब्सेंट होती है। हाइड्रोकैरेटेसी, हाइड्रोकैरेटेसी का मतलब एक्वेटिक प्लांट है, तो एक्वेटिक प्लांट जिसमें टेप ग्रास आता है तो उस केस में क्या होता है, फाइब्रस थिकनिंग एब्सेंट है। तो इन क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर एंड इन फैमिली हाइड्रोकैरेटेसी टेप ग्रास एक्वेटिक प्लांट फाइब्रस थिकनिंग एब्सेंट इन एंडोथीसियम, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे टैपेटम की। तो अब हम लोगों ने एपिडर्मिस को देख लिया है, एंडोथीसियम को देख लिया है, तो अब जो रिमेनिंग लेयर्स हैं मिडिल लेयर एंड टैपेटम, तो अब हम लोग मिडिल लेयर और टैपेटम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिडिल लेयर। आपको डायग्राम याद आ रहा होगा मिडिल लेयर का। मिडिल लेयर का जैसे ही आप अपने डायग्राम को इमेजिन करो तो बताओ मिडिल लेयर सिंगल लेयर्ड होता है या फिर बाई लेयर, ट्राई लेयर्ड होता है। तो आपको याद आ रहा होगा कि मिडिल लेयर में एक से ज़्यादा लेयर है, मतलब मिडिल लेयर को हम लोग मल्टी लेयर्ड कह सकते हैं। एम फॉर मिडिल लेयर और एम फॉर
मल्टी लेयर्ड, ठीक है। ये मल्टी लेयर्ड क्यों है? दरअसल क्या होता है, जैसे हम लोग टैपेटम के बारे में जानते हैं कि टैपेटम जो होती है वो न्यूट्रिटिव लेयर होती है। न्यूट्रिटिव लेयर क्योंकि जब स्पोर्स माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो रही होती है, स्पोरोजेनस टिश्यू से जब स्पोर डेवलप हो रहे होते हैं, स्पोर से जब गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस समय न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि टैपेटम न्यूट्रिटिव लेयर है, वो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि टैपेटम खुद फूड को मिडिल लेयर से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है तो वो कौन करता है, मिडिल लेयर करता है, और मिडिल लेयर से ही फूड को टैपेटम एब्जॉर्ब करता है और फिर स्पोरोजेनस टिश्यू को, डेवलपिंग स्पोर को, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इन बातों को सुनने से हमारे दिमाग में ये चला गया कि मिडिल लेयर अगर मल्टी लेयर्ड है तो वह ऑब्वियस है कि उसे मल्टी लेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि मिडिल लेयर का नेचर कैसा होगा, तो ऑब्वियस है पैरेनकाइमेटस नेचर होगा। आप लोगों ने एनाटॉमी में पैरेनकाइमा का काम पढ़ा भी है। पैरेनकाइमा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। तो कहीं पर फोटोसिंथेसिस, कहीं पर स्टोरेज, कहीं पर सिक्रीशन। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर मिडिल लेयर अगर पैरेनकाइमेटस है, ठीक है, तो स्टोरेज और सिक्रीशन का काम करेगा, ठीक है। सवाल ये कि स्टोरेज में तो आपको समझ में आ गया कि ये फूड को स्टोर करेगा, सिक्रीशन किसका करेगा, ठीक है। तो एक सब्सटेंस के बारे में आप लोग पढ़ोगे, कैलोज, ठीक है। तो कैलोज वो सब्सटेंस होता है, अभी जैसे आपने कैलोज के बारे में अभी भी सुना था, ठीक है। तो कैलोज एक सब्सटेंस होता है, कैलोज थिकनिंग आपने एंडोथीसियम में सुना ना, तो कैलोज पॉलीसैकेराइड होता है, और कैलोज जो होता है उसी की मदद से जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो वो आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप अभी हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को तो डिटेल में बाद में करेंगे ही, अभी बस हम आपको इतना बता रहे हैं कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, एक स्पोरोजेनस टिश्यू से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो वो चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। और जब चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे हम लोग टेट्राड कहते हैं। वो सब बातें आगे आएंगी, है ना, विद पिक्चर विद इमेज आएगा आपके सामने। तो वो चारों आपस में जुड़े रहते हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो टेट्राड जो बना होता है, चारों स्पोर आपस में जुड़े रहते हैं, तो किस सब्सटेंस की मदद से जुड़ते हैं, तो कैलोज से। और उसी कैलोज को कौन बनाता है, कौन सिक्रीट करता है, तो इस बात को ऑब्जर्व किया गया है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद इस बात को ऑब्जर्व किया गया है कि मिडिल लेयर ही कैलोज को बनाता है और उसे क्या करता है, सिक्रीट करता है, ठीक है। तो मिडिल लेयर जो होता है वो बाइलेयर्ड, मल्टीलेयर, क्रस्ट पैरेनकाइमेटस से बना होगा, ठीक है। आप लोग फिर से अगर आपके दिमाग से डायग्राम हट गया हो तो देख लो मिडिल लेयर, आप देखो यहाँ पर पिंक से हमने कई सारी लेयर्स बनाई हैं, तो अपने आप में मिडिल लेयर हम लोगों को समझ में आ रहा है। क्रस्ट पैरेनकाइमेटस ऐसा लग रहा है कि एंडोथीसियम, ठीक है, और टैपेटम के बीच में मिडिल लेयर की जो सेलें हैं वो आपस में क्या है, पिसी हुई हैं, दबी हुई हैं, तो उसको हम लोग क्रस्ट पैरेनकाइमेटस सेल। पैरेनकाइमा एक सीधी सी बात है कि पैरेनकाइमा अपने आप में लिविंग सेल होता है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन फंक्शन परफॉर्म करेगा। कहीं पर भी सेल अगर फूड को स्टोर कर रही है या सिक्रेटरी इन फंक्शन है, तो आप समझ जाओ कि हर हाल में सेल किससे बनी है, पैरेनकाइमा से बनी हुई है, ठीक है। तो ये बात हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, तो मिडिल लेयर के बारे में कुछ बातें हम लोग को समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें मिडिल लेयर के बारे में, बोला जाता है कि ये एफिमरल होता है। एफिमरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड इन नेचर। मिडिल लेयर बहुत समय तक नहीं रहता है, कुछ समय तक ही रहता है। दरअसल क्या होता है, अब ही हमने आपको बताया मिडिल लेयर का काम क्या है। मिडिल लेयर फूड को स्टोर करता है, और फिर जो टैपेटम होता है वो मिडिल लेयर से फूड को क्या कर लेता है, ले लेता है। और जब टैपेटम मिडिल लेयर से फूड को ले लेगा तो मिडिल लेयर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब एंथर मैच्योर होगा, एंथर का मैच्योर होने का मतलब आप ये समझो जब पॉलन ग्रेन बन चुका है, ठीक है, या पॉलन ग्रेन बन रहा है, तो उस समय जब मैच्योर एंथर होगा तब उस मैच्योर एंथर में मिडिल लेयर क्या है, मौजूद नहीं होगी, ठीक है। तो मिडिल लेयर कैसी होती है, एफिमरल होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। क्लियर है, तो मिडिल लेयर को एफिमरल या फिर शॉर्ट लिव्ड कहते हैं। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर मिडिल लेयर नहीं होती है, जैसे वुल्फिया के केस में देखोगे, जोस्टेरा के केस में देखोगे, ठीक है, वहाँ पर मिडिल लेयर मौजूद नहीं है, मिडिल लेयर एब्सेंट होती है। तो फिर दिमाग में सवाल आएगा कि अगर मिडिल लेयर उस केस में एब्सेंट है तो फिर फूड को स्टोर करने का काम कौन करेगा, और डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को फूड कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि
उस केस में जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं तो वही स्पोरोजिनस टिश्यू डिजेनरेट होते हैं, और स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू में कुछ स्पोरोजिनस सेल्स क्या बना देंगे, स्पोर बना देंगे, ठीक है, लेकिन कुछ स्पोरोजिनस सेल डिजेनरेट होकर क्या कर देंगे, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लग जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये बात समझ में आ गई। देखिए मिडिल लेयर बाई और मल्टी लेयर 2 to 3 होता है, थिन वॉल्ड होता है ना, तो ये थिक वॉल जैसे एंडोथीसियम थिक वॉल है, ये थिन वॉल्ड है। और फिर आप कॉमन सेंस वाली बात है, अगर ये फूड को स्टोर कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है, तो सिक्रेटरी इन फंक्शन जो भी होगा तो आप समझ जाओ कि उसकी वॉल में वो थिन होगी। एफिमेरल मतलब शॉर्ट लिव होगा। स्टोर्स फूड, फूड को स्टोर करेगा। टैपेटम एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम इट, टैपेटम इससे फूड को लेगा। मेड अप ऑफ फ्लैटेंड और क्रस्ड पैरेन्काइमेटस, ये बात हमने आपको बताया। इन सम प्लांट लाइक वुल्फिया, जोस्टेरा, ठीक है, मिडिल लेयर एब्सेंट, तो जहाँ पर भी मिडिल लेयर एब्सेंट होता है तो उस केस में क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू डिजेनरेट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन। आ गई बात आपको समझ में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टैपेटम एंड पीएमसी, इस बात को ऑब्जर्व किया गया है, जैसे वो जो कैलोस के बारे में हम आपको बता रहे थे, ठीक है, तो ये इस बात को ऑब्जर्व किया गया है कि कैलोस, टैपेटम या फिर पॉलन मदर सेल ये लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको केवल एक आंसर करना है, अगर आपको प्रायोरिटी देनी है, अगर आपको प्रिफर करना है कि कैलोस को कौन बनाता है, देखो दो चीज़ें हैं, एक कैलोस और एक कैलीज। कैलेज एक एंजाइम है क्योंकि उसमें ASE आया। कैलेज क्या करता है, कैलोज को डिसॉल्व करता है, ठीक है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कैलोज कौन बना रहा है ना, तो कैलोज में आप मिडिल लेयर को प्रायोरिटी देना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कैलेज कौन बनाता है, कैलेज एंजाइम, तो वो कौन बनाता है, टैपेटम, ठीक है। वो बातें भी आगे बहुत अच्छे से आएंगे। अभी आप अपने दिमाग में बेसिक ये बनाओ कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, स्पोरोजिनस सेल स्पोर्स बनाएगा। मियोसिस से जब स्पोर बनेंगे वो चारों स्पोर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राट कहेंगे। तो वो जो जुड़ने वाला सब्सटेंस है, उन लोगों को जोड़ने वाला जो सब्सटेंस है वो कैलोज है, ठीक है। और फिर माइक्रोस्पोर को सेपरेट भी होना है। अगर माइक्रोस्पोर सेपरेट नहीं होगा तो फिर पॉलन ग्रेन भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो माइक्रोस्पोर को अगर सेपरेट होना है, ठीक है, तो कैलोज को डिसॉल्व करने वाला सब्सटेंस रिक्वायर्ड है। और कैलोज को डिसॉल्व करने वाला सब्सटेंस कौन होता है, कैलेज होता है, ठीक है। तो कैलोज को डिसॉल्व करने वाला जो सब्सटेंस कैलेज है उसका सिक्रीशन कौन करता है, तो उसका सिक्रीशन टैपेटम करता है, ठीक है। तो कुछ बुक में ये लिखा होता है अपार्ट फ्रॉम टैपेटम एंड पीएमसी, ठीक है, टैपेटम और पीएमसी के अलावा, ठीक है, मिडिल लेयर ऑल्सो सिक्रीटरी। मिडिल लेयर कैसी होती है, सिक्रीटरी होती है। और वो किसका सिक्रीशन करता है, और मिडिल लेयर किसका सिक्रीशन करता है, कैलोज का सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो मिडिल लेयर को लेकर आपके मन में एक फीलिंग क्या हो गई होगी, एक फील डेवलप हो गया होगा, ठीक है, पूरा इमेजिनेशन भी आपके दिमाग में होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर विच इज़ नोन एज टैपेटम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर कौन है, टैपेटम। इसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। टैपेटम आपको डायग्राम से याद आ रहा है ना, एपिडर्मिस था सिंगल लेयर्ड, एंडोथीसियम सिंगल लेयर्ड था, मिडिल लेयर जो था वो मल्टी लेयर्ड था, और फिर जो टैपेटम है, ठीक है, तो टैपेटम जो है वो भी सिंगल लेयर है। और फिर टैपेटम के बाद ही क्या स्टार्ट हो जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। आपको डायग्राम याद आ रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग टैपेटम के बारे में बात करते हैं। टैपेटम जो होता है वो इनर मोस्ट है, ठीक है। तो अगर हम लोग एंथर वॉल की बात करेंगे तो एंथर वॉल की जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्या हो जाएगा, टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, आपकी एनसीईआरटी सीधा कहती है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर ये तीनों ही प्रोटेक्टिव हैं और डेhiscence में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये जो टैपेटम होता है वो न्यूट्रिटिव है, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो टैपेटम होता है ये भी सिंगल सेल्ड इन थिकनेस होता है, और इसकी भी सेलें जो होती है वो रेडियली अरेंज्ड होती है, ठीक है। लेकिन आपको एंडोथीसियम की सेलें प्रॉपर रेडियल अरेंजमेंट नज़र आता है, लेकिन टैपेटम में आपको कई बार बहुत प्रॉपर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन टैपेटम को भी हम लोग रेडियली अरेंज्ड सेल में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि उसकी भी रेडियल साइड क्या होगी, तो उसकी भी रेडियल साइड टेंजेंट के रिस्पेक्ट में इलोंगेटेड होगी। ये बात आप समझ गए। नेक्स्ट, अभी टैपेटम की कहानी हम लोगों को थोड़ी सी समझ में आए कि टैपेटम जो होता है वो न्यूट्रिटिव लेयर है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू को, ताकि वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
में उसको न्यूट्रिशन मिल सके, माइक्रोस्पोर बनाते समय न्यूट्रिशन मिल सके, और जब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन डेवलप होगा तो उस समय उसको न्यूट्रिशन मिल सके। लेकिन खुद जो टैपेटम होता है वो कहाँ से न्यूट्रिशन को ले रहा होता है? तो वो बात अभी हम लोगों ने कहा कि टैपेटम खुद किससे न्यूट्रिशन को ले रहा होता है? मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन को ले रहा होता है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, अगर हम लोग टैपेटम की ओरिजिन की बात करें तो हम स्टार्टिंग से आपको बता रहे थे टैपेटम जो होता है वो दो तरह की ओरिजिन, डुअल ओरिजिन, ठीक है। नॉर्मली जो आपकी बुक में टैपेटम लिखा होगा, अब जैसे यहाँ पर तो हम आपको टैपेटम की डुअल ओरिजिन बता देंगे कि ठीक है, टैपेटम जो होता है आर्किस्पोरियल से तो बनेगा ही, एपिडर्मिस को छोड़कर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम सब आर्किस्पोरियम से बनते हैं, ठीक है। तो वो तो हम लोगों ने देख ही लिया है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी टैपेटम की लेयर कनेक्टिव से भी डेवलप होती है। कनेक्टिव आपको याद आ रहा है ना, जो दो लोब को जोड़ने वाला स्ट्राइल कनेक्टिव टिश्यू था उसे हम लोगों ने क्या कहा है? कनेक्टिव कहा है, ठीक है। तो कभी कभी टैपेटम जो होता है वो कनेक्टिव से भी डेवलप होता है। तो मेन जो टैपेटम है जो हम लोगों की बुकों में लिखा हुआ है, अगर एग्जामिनर कुछ भी नहीं कह रहा है, ठीक है, केवल टैपेटम लिख रहा है, तो फिर हम लोगों के दिमाग में वही आना चाहिए, वही टैपेटम जो आर्किस्पोरियल सेल से क्या हुआ था? डेवलप हुआ था, ठीक है। तो टैपेटम की दो तरह से बनता है, एक आर्किस्पोरियल से बनेगा और दूसरा किससे बन सकता है? तो दूसरा कनेक्टिव से बन सकता है। आर्किस्पोरियल से बनने वाले टैपेटम को हम लोग पी टैपेटम कहते हैं, पैराइटल टैपेटम। इस पे हमने टिक किया है, इसका मतलब यही मेन टैपेटम है, पी टैपेटम, आर्किस्पोरियल ओरिजिन, ठीक है। और जो कनेक्टिव से बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सी टैपेटम कहते हैं, ठीक है। तो सी टैपेटम कनेक्टिव ओरिजिन का होता है। ये जो पी टैपेटम है, पैराइटल है, वो यूनिसीरिएट है। जैसे हमने आपसे कहा कि टैपेटम इनर मोस्ट है, सिंगल लेयर्ड है, तो ऑब्वियस है जितने भी बेसिक पॉइंट बताए जाते हैं वो इसी को ध्यान में रखते हुए बताए जाते हैं, यही मेन टैपेटम है, ठीक है। तो वो यूनिसीरिएट है। लेकिन जो सी टैपेटम होता है वो बाइसीरिएट होता है, ठीक है। एक बात, जो टैपेटम में आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन मिलेगी, ठीक है, मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस मिलेंगे। तो मोर देन वन न्यूक्लियस में जैसे बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन, टेट्रा न्यूक्लिएटेड कंडीशन, तो जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है वो बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपकी भी एनसीईआरटी ने बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन को मेंशन किया है, ठीक है। तो मेन टैपेटम कौन है? पी टैपेटम। तो ऑब्वियस है बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन किससे होगी? पी टैपेटम से। और टेट्रा न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्या हो जाएगी? सी टैपेटम से। आपकी एनसीईआरटी ने पूछा है कि बताओ टैपेटम की सेलों में बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे आती है, ठीक है। तो आप लोगों ने 11th में कई बार पढ़ा होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कि कैरियोकाइनेसिस हो जाए और साइटोकाइनेसिस ना हो। आपको पता है कैरियोकाइनेसिस से नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे कैरियोकाइनेसिस। और अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी तो नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ पाएंगे। तो इफ कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, तो फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। कहीं पर भी बायोलॉजी के अंदर अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ रही है, ठीक है, तो उसकी दो वजह हो सकती है। एक वजह क्या है कि कई सारी सेलें आपस में क्या कर जाएं? फ्यूज कर जाएं। सिंसीसियम कंडीशन आ जाए, तो कई सारी सेलें अगर आपस में फ्यूज कर जाएं, सिंसीसियम कंडीशन आ जाए, सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है, तो सिंसीसियम कंडीशन आ जाए फ्यूजन से, ठीक है। फ्यूजन से हम लोग सिंसीसियम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, SYNCYTIUM, ठीक है। और या फिर क्या हो, या फिर कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो दो तरह से आता है। तो यहाँ पर जो टैपेटम की सेल है वहाँ पर जो बाई न्यूक्लिएट या टेट्रा न्यूक्लिएटेड कंडीशन है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब है कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अभी हम लोग ये बात इन पर और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये टैपेटम के पहले इतने पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो टैपेटम इनर मोस्ट होता है, रेडियली अरेंज सेल होती है, सिंगल सेल्ड इन थिकनेस होती है। मेनली जो भी बात की जाती है वो पी टैपेटम को लेकर मोस्टली बुक्स में लिखा रहता है। लेकिन हाँ, आप इस बात को जान लो कि टैपेटम डुअल ओरिजिन का है, पी टैपेटम, सी टैपेटम, आर्किस्पोरियल ओरिजिन और कनेक्टिव ओरिजिन। ये बात समझ में आ गया। ये यूनिसीरिएट, ये बाइसीरिएट, ये बाई न्यूक्लिएटेड या टेट्रा न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसमें आने की वजह क्या है? कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। टैपेटम जो होता है कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम टैपेटम, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम टैपेटम देन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडिल लेयर, सॉरी ये तो कट भी नहीं रहा है, तो इसको यहाँ पर टैपेटम के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ होना चाहिए एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम
मिडिल लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडिल लेयर। तो ये जो टैपेटम होता है ये मिडिल लेयर से फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, देन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पॉलन, डेवलपिंग स्पोर, ठीक है। तो डेवलपिंग स्पोर और डेवलपिंग पॉलन को उसके बाद क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग टैपेटम, जैसे हम लोगों ने मिडिल लेयर के बारे में पढ़ा था कि मिडिल लेयर जो होती है वो एफिमेरल है, शॉर्ट लिव्ड है। तो आपको पता है टैपेटम भी उसी तरह से शॉर्ट लिव्ड होता है। टैपेटम भी हमेशा मौजूद नहीं रहेगा। हमेशा मौजूद होने का मतलब है कि जब एंथर मैच्योर हो गया, जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, तो जब एंथर मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, तो मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाता है। अच्छा, मिडिल लेयर क्यों डीजनरेट होता है, क्योंकि क्या होता है, टैपेटम उसके फूड को पूरी तरह से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, धीरे धीरे। और फाइनली जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो जाता है, तो उस समय तक टैपेटम भी क्या हो चुका होता है, तो टैपेटम भी डीजनरेट हो चुका होता है, ठीक है। टैपेटम कैसे कैसे डीजनरेट होता है वो बात अभी जब हम आपको टाइप्स ऑफ टैपेटम बताएंगे तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे कि देखो टैपेटम इस क्या कहते हैं स्टेज में आकर क्या हो जाता है, डीजनरेट। अभी आप अपने दिमाग में बेसिकली ये बात बैठा लो कि मिडिल लेयर और टैपेटम दोनों ही मैच्योर अंतर में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। मिडिल लेयर भी डीजनरेट हो जाएगा और टैपेटम भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। पहले मिडिल लेयर डीजनरेट हो जाएगा और फिर उसके बाद टैपेटम, ठीक है। अभी जब हम आपको टाइप्स ऑफ टैपेटम बढ़ाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से फील होने लगेगा कि हाँ टैपेटम भी क्यों और कैसे क्या होता है, डीजनरेट होता है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब्सेंट इन मैच्योर एंथर यहाँ पर लिखा हुआ है। टैपेटम के बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम आगे ही आपको पढ़ाएंगे। जो टैपेटम होता है वो ओबीस बॉडी बनाता है और ओबीस बॉडी में स्पोरोपोलेनिन जैसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन दिस अर्थ। इस अर्थ का सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलेनिन को माना गया है, ठीक है। उस स्पोरोपोलेनिन को बनाने का काम कौन करता है, टैपेटम ही करता है। और हम आपको फिर पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। तो पॉलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उसमें दो लेयर होती हैं, एक्साइन और एंटाइन। तो उसकी जो आउटर एक्साइन होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ठीक है। इसी वजह से पॉलन ईजिली क्या होता है, फॉसिलाइज्ड होता है। तो ये बातें हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो जो स्पोरोपोलेनिन जैसा सब्सटेंस है, ठीक है, उसको कौन बनाता है, तो उसको टैपेटम बनाता है। इसका मतलब है, और वही स्पोरोपोलेनिन पॉलन ग्रेन की वॉल बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टैपेटम है, ठीक है, वो पॉलन ग्रेन की या पॉलन की वॉल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अभी अगर आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो तो कई सारी बातें जैसे आपको लगेगा पता नहीं आपके दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा है, आप सिर्फ सुनते रहो, आप एक कहानी की तरह सुनते रहो, ठीक है, और अपने दिमाग में इमेजिन करते रहो, ठीक है। और जैसे ही एक बार आप सुनने के बाद, जैसे ही अब आप दोबारा लेक्चर को कभी भी सुनोगे, ठीक है, तो आपको बहुत बेहतर लगेगा, आपको सारी बातें बहुत आसानी से क्या होंगी, समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। पहली बार में कुछ बातें जाती हैं, फिर नेक्स्ट टाइम में और अच्छे से बातें चली जाती हैं। तो पहली बार में जानते हो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, और फैक्ट्स को याद करने की कोशिश मत कीजिए। फिर जब आप दोबारा आप लेक्चर को सुनोगे ना तो आपको बहुत आराम से क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप रहेगा, फिर आप फैक्ट्स को इजीली ध्यान दे ले जाओगे, ठीक है। अब जैसे अगर हमने आपको पॉलन ग्रेन बता रहे हैं तो अभी हम आपको आगे पॉलन ग्रेन की प्रॉपर स्ट्रक्चर बताएंगे, प्रॉपर एक्साइन बताएंगे, एक्साइन के पार्ट तक बताएंगे, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि एक्साइन को लेकर आपके अंदर बहुत फीलिंग ना आ रही हो, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। उसके लिए क्या करना, वेट करना, वेट एंड वॉच, ठीक है। तो चलिए, जब हम पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर पढ़ेंगे, उसकी आउटर लेयर एक्साइन, ठीक है। एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन होता है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉलन जो होता है डिके नहीं हो पाता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन को एक तरह का क्या मिल जाता है, एडेप्टेशन मिल जाता है। तो जहाँ एक्साइन होने का मतलब एक तरह से क्या है, एक तरह से एडेप्टेशन मिल रहा है, इसका मतलब है कि प्लांट बहुत ज़्यादा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसमें जो स्पोरोपोलेनिन है वो कौन बनाता है, टैपेटम बनाता है। इसका मतलब है कि टैपेटम जो होता है वो पॉलन वॉल फॉर्मेशन में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, कि ये जो जब स्पोरोजेनस टिश्यू आगे चलकर स्पोरिक मियोसिस से स्पोर्स बनाएंगे तो वो स्पोर आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। उस कंडीशन को हम लोग टेट्राड कहते हैं, ठीक है। हम आपको वेरियस टाइप ऑफ टेट्राड भी आगे पढ़ाएंगे, डायग्राम के साथ पढ़ाएंगे,
ठीक है। तो स्पोर आपस में जुड़े रहते हैं और किस सब्सटेंस से जुड़े रहते हैं, कैलोज। ठीक है, तो स्पोर को सेपरेट करने के लिए एक ऐसा सब्सटेंस आना चाहिए, एक ऐसा एंजाइम आना चाहिए जो कैलोज को डिसॉल्व कर सके। और कैलोज को कौन डिसॉल्व कर सकता है, कैलेज एंजाइम डिसॉल्व कर सकता है। तो उस कैलेज एंजाइम को, ठीक है, कुछ हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, आईएए को, तो इन सब को सिक्रीट करने का भी काम कौन करता है, टैपेटम। इसी वजह से टैपेटम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है, लेयर होती है। ठीक है, तो टैपेटम के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, वो अभी हम धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, तो जो टैपेटम होता है वो कैलेज को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा। समझ गए ना, कैलेज काम क्या करेगा, कैलोज को डिसॉल्व करेगा, जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर के जो टेट्राड हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे फॉर सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड हार्मोन। और ये जो है हार्मोन को भी रिलीज करता है जैसे कि ऑक्सिन, आईएए। ठीक है, तो इतनी बात हम लोग टैपेटम को लेकर समझ गए। तो टैपेटम यूजुअली जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, न्यूट्रिटिव होती है, मिडिल लेयर से फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू को, स्पोर्स को, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जैसे मिडिल लेयर जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसी तरह से टैपेटम भी कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है, इसकी डुअल ओरिजिन है, आर्किस्पोरियल ओरिजिन का भी होता है, कनेक्टिव ओरिजिन का होता है, पी टैपेटम, सी टैपेटम। ठीक है, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट टैपेटम है, जनरली जिस टैपेटम की हम बात करते हैं वो कौन सी टैपेटम की बात करते हैं हम लोग, पी टैपेटम। अब चाहे पी टैपेटम हो चाहे सी टैपेटम हो, दोनों को ही हम लोग यही कहेंगे कि न्यूट्रिटिव है, सिक्रेटरी है। क्लियर, ठीक है। सिक्रेटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैलेज एंजाइम को सिक्रेट करता है। कई बार हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, आईएए को भी क्या करता है, सिक्रेट करता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। टैपेटम जो होता है वो यूजुअली कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है, कभी कभी टेट्रा न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी आ सकती है। उसमें बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन आने की वजह क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे, अब हम लोग टैपेटम के उसी स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कुछ टैपेटम के स्पेशल पॉइंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन वाले चैप्टर से कनेक्ट होंगे। पहला स्पेशल पॉइंट, टैपेटम की जो सेल होती है उसमें बाई न्यूक्लिएटेड, टेट्रा न्यूक्लिएटेड जैसी कंडीशन है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। तो क्वेश्चन ये है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे आती है, तो अभी हमने आपको बताया कैसे आती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को इन शॉर्ट एफएनडी कहते हैं, और उसका मतलब है कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो स्पेशल फीचर में बाई और टेट्रा न्यूक्लिएट कंडीशन, उसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड कह देंगे ड्यू टू एफएनडी। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन किसकी वजह से है, एफएनडी की वजह से है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से है। ठीक है, अब नेक्स्ट